हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जिसका ऑर्डर जो हमारे पास होगा वो ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर जो हमारे पास होगा वो ऑर्डर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, सबसे पहला काम है, इसमें हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में समझेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी ये होगा वो लीनियर होगा, यानी क्वासी लीनियर हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए लैग्रांज मेथड सीखा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या सीखेंगे कि नॉन लीनियर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप इसके जनरल सोल्यूशन के बारे में समझें, कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में समझें, पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में समझें। इसका मतलब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में समझें। सोल्यूशन का मतलब होता क्या है? सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसा हमारे पास फैमिली मिल जाए जो कि गिवन पीडी को क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे, उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। चाहे वो सीआई हो, चाहे वो आपका जनरल सोल्यूशन हो, और चाहे वो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो। आपका मेन सेंस तो ये होगा कि अगर वो सोल्यूशन है तो गिवन पीडी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहला सेंस तो हमारा यही वर्क करता है। ठीक है, सेकंड मेनली पॉइंट ये होता है कि अगर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में चल रहे हैं तो फर्स्ट टाइप हमारे पास जो आता है वो आता है कंप्लीट सोल्यूशन। क्या आता है? कंप्लीट सोल्यूशन आता है। अच्छा, कंप्लीट सोल्यूशन हम क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट सोल्यूशन हम कंप्लीट इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। कंप्लीट इंटीग्रल। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास एक कोई पीडी दिया गया होता है, पीडी दिया हुआ होता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई सोल्यूशन एज्यूम, वो हम बता देंगे, एक सोल्यूशन ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि ये कंप्लीट है, तो कंप्लीट होने के लिए उसके पास कोई दो कंडीशन होना चाहिए जो कि उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक पीडी लेट कर लिया हमने कि लेट एफ, ठीक है, एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी कामा क्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक पीडी होगा। ठीक है, पीडी हमने एक बार और लेट कर लिया है एक से सोल्यूशन, जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा तो उसको सोल्यूशन ने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया कि एफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा ए कामा बी इक्वल टू 0 बी अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। हमने लेट कर लिया है कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये इस वाले फंक्शन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ये इसका सोल्यूशन है और मैं बोल रहा हूँ कि जो फंक्शन है मेरा एफ, इसको जी नाम दे दो, चलो इसको जी नाम दे दिया। जो हम बोल रहे हैं जी हमारे पास है, जी इज अ कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है जिसको मैं कंप्लीट नाम दे रहा हूँ। कब? इफ फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट ये है कि जी इज अ सेटिस्फाइड द फर्स्ट, जी जो हो फर्स्ट को क्या करे, सेटिस्फाई। देखो सोल्यूशन है, अगर कोई भी सोल्यूशन है तो पहला काम तो उसका यही होना चाहिए कि गिवन पीडी को क्या कर दे, वो सेटिस्फाइड कर दे। तो हमारे पास गिवन पीडी क्या है, ये है, तो ये इसको क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो मैं पहले कंडीशन को हमारा यही रहेगा कि जी हमारा क्या करना चाहिए, जी इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, जी सेटिस्फाइड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मतलब एफ को, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं हम, चलो मान लिया हमने एक मैट्रिक्स एम मान लिया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास ऐसी है कि एफ सॉरी जी ले लो, जी ए जी एक्स ए जी वाई ए एंड जी बी जी एक्स बी एंड जी वाई बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली रैंक इसका जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। क्या बोला मैंने, फिर से समझते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन, पहली बात सोल्यूशन का मतलब समझो। सोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी हमारे पास पीडी गिवन है, ठीक है, उसको क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि गिवन पीडी को क्या कर दे, वो सेटिस्फाइड कर दे। पहला सोल्यूशन का मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि सोल्यूशन तो चलो ठीक मान लिया वो हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अगर वो सोल्यूशन को हम कंप्लीट सोल्यूशन नाम दे रहे हैं, हम कह दिए कि वो एक सोल्यूशन है। ठीक है,
तो उस सोल्यूशन को कंप्लीट कब कह सकते हैं? तो उस कंप्लीट तब बोलेंगे कि पहला कंडीशन क्या है, सोल्यूशन है तो वो उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, स्वाभाविक है, तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं? जो भी हमारे पास वो सोल्यूशन है उसको उस कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि दो यहाँ पे पैरामीटर है, हमारे पास ए है, हमारे पास बी है मान लो, ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव करें, ठीक है, और उसमें क्या करें, एक रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव हुआ उसको फिर एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके यहाँ लिख दें। इसका मतलब हुआ एक रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके पार्शियल डेरिवेटिव करके उसको फिर वाई रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उसको यहाँ रख दें। फिर इसका मतलब हुआ कि इस वाले फंक्शन को हमें बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फिर जो बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ चुका है उसको फिर एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फिर यहाँ लिख देना है, और वाई रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके यहाँ लिख देना है। इसको लिखने के बाद एक मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी, और ये मैट्रिक्स में रैंक जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 रैंक का होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। सॉरी, इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो इसका ये सेंस ये निकल के आता है। अगर एग्जैक्टली इसका रैंक 2 होता ना, कम ना इससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं, इससे कम ही हो सकता है। तो अगर इससे कम हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि रैंक 2 ही उसका होता है, तो मैं सिंपली ये कह दूंगा कि गिवन सोल्यूशन इज अ कंप्लीट सोल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? कि ये सोल्यूशन एक कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं आपको इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। फिर हम लोग जनरल सोल्यूशन के बारे में समझेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में समझेंगे, सिंगुलर सोल्यूशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इज a solution of z is equal to px plus qy plus p square plus q square, ठीक है। देन चेक गिवन solution इज ci। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ सोल्यूशन ऑफ z। मतलब ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब हुआ कि ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है। अगर सेटिस्फाइड हो, पहली कंडीशन तो ये है कि इसका सोल्यूशन तभी माना जाएगा जब इसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। स्वाभाविक है इसको सेटिस्फाइड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब यही होता है। तो सेकंड पॉइंट हमें इसमें प्रूव करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है कि सी के लिए मेन होता है कि इसका हम अगर मैट्रिक्स निकालें m और उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए? एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम दोनों कंडीशन आपको प्रूव करके दिखाते हैं, एक तो सोल्यूशन है या नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन पीडी क्या है? हमारे पास z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर है। हेयर अगर हम p की बात करें, p क्या होता है? p का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड q का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। चलो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो ये जेड हमारे पास है, इसको एक्स रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हो जाता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाता है इज इक्वल टू, अगर हम एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? ए मिल जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम निकालें यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर सोल्यूशन का हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से y के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये जीरो, ये सब जीरो, यहाँ पे y पे रिस्पेक्ट करेंगे तो b मिल जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने p, इसको नाम दे दिया हमने q। तो हमें p और q की वैल्यू मिल गई है। p और q की वैल्यू मिल गई है तो हम इसमें रख देते हैं और देखते हैं कि आता ही नहीं आता है, तो रख देते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया कि z इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे बी वाई हो गया, प्लस ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, और z की वैल्यू क्या है? यही है। इसका मतलब ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन है गिवन पीडी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस गिवन सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा? ये सोल्यूशन, ठीक है। गिवन सोल्यूशन इज satisfied PDE। ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो पहला केस आपको सॉल्व हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि आपका जो मैट्रिक्स M है बनेगा, मैट्रिक्स में क्या था कि जो भी फंक्शन दिया जाता है उसको एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो हो जाता है जी एक्स ए जी वाई ए, फिर आता है जी बी
जी एक्स बी जी वाई बी, ये हो जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं, जी वाई ए यानी जी ए हमें चाहिए, तो हम पहले एक ऐसे फंक्शन इज्यूम कर लेते हैं, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। तो जेड का जो इधर भेज देते हैं तो हमारे पास हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम चाहे जी नाम दे दो चाहे एफ नाम दे दो, चलो हम इसको जी नाम दे देते हैं। अब जी को हम एक रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। जब एक रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा, तो यानी एक्स प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, जी बी यानी बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। जब बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 2b आ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया जी। एक्स ए का मतलब होता है कि एक रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव करो, वो तो हो चुका, फिर इसी का एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके यहाँ लिखो। तो अगर हम इसको एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सिमिलर, इसमें भी एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब यहाँ तो एक्स तो है ही नहीं कहीं, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्री फ्रॉम एक्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाले को जो कर लिया उसको वाई के रिस्पेक्ट में करो। अगर वाई यहाँ है नहीं, फ्री फ्रॉम वाई है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो नॉन जीरो इंडिपेंडेंट क्या मिल रहे हैं, आपको नॉन जीरो इंडिपेंडेंट कॉलम्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी रैंक जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, 1 और 2। ठीक है, कहने समझ कि मतलब यहाँ x और a कुछ भी हो जाए आपकी रैंक 2 ही रहने वाली है। तो इसका मतलब इसकी रैंक 2 हो गई। अगर रैंक 2 हो गई है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें क्या कह सकता हूँ कि गिवन सोल्यूशन इज अ CI। तो मतलब ये एक CI मतलब कंप्लीट इंटीग्रल बोल सकते हो, कंप्लीट सोल्यूशन CS भी इसको ना बोल सकते हो ना। तो ये जो सोल्यूशन है इस PD का वो क्या होगा, एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा या कंप्लीट इंटीग्रल सोल्यूशन होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कंप्लीट इंटीग्रल बोलो या फिर कंप्लीट सोल्यूशन बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं जनरल सोल्यूशन के बारे में, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन में आता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन का सेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास मान लीजिए कोई PD दिया गया, मान लीजिए हमारे पास PD है कि ये है PD XYZ A और B, ये एक PD हमारे पास है। ठीक है, इक्वल टू 0 बी अ PDE। मान लिया, हमने मान लिया, लेट कर लिया कि हमारे पास इसका एक सोल्यूशन है। लेट एक फंक्शन मान लिया मैंने अलग सा XYZ PD है, तो इसको B P और इसको Q नाम दे दो, है ना, और यहाँ पे A और B नाम दे दो। ठीक है, इक्वल टू 0 बी अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। अब इस जनरल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा, पेशेंस से ध्यान देना। अब हमें क्या करना है कि ये एक हमने कह दिया कि हमारे पास एक PD गिवन है, कुछ इस टाइप से कोई भी PD इस फॉर्मेट में गिवन होगी। ठीक है, हमें क्या करना है कि ये एक सोल्यूशन लेट कर लिया कि हमारे पास जो ये है, ये क्या सोल्यूशन है, वो भी इसी PD का, तो मतलब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेनली सेकेंड पॉइंट जो होता है जो कि इस जनरल सोल्यूशन के अंतर्गत आता है, उसको समझना है। हमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के फॉर्मेट में यानी फंक्शन में लिखा होता है। ये नहीं दिया है तो आप मान लो, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक A है एक B है, तो जनरल सोल्यूशन ये कहता है कि पहले इन दोनों पैरामीटर में से दो पैरामीटर है, किसी एक पैरामीटर को हटाओ, चाहे A को हटाओ चाहे B को हटाओ। तो मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मैं, हो सकता है मैं B का फंक्शन मान लूँ, A इक्वल टू B का फंक्शन मान लूँ, यानी कि मैं यहाँ से A को रिप्लेस कर दूंगा इस वाले फंक्शन से, तो ये पूरा पैरामीटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके फंक्शन में, B के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, B को एज्यूम कर लें और फंक्शन A का कोई भी मान लें, कोई भी एज्यूमशन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ये तो आप खुद से मान लें। ठीक है, ये तो आप खुद से मान लें, ये तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपके पास दो कांस्टेंट रहेंगे, अब वो कन्वर्ट करना है किसी एक पैरामीटर में, तो हमें क्या करना चाहिए, 1 पैरामीटर फैमिली बना लेनी है। ठीक है, पहला क्या करना है, 1 पैरामीटर फैमिली बनाना है। तो वी देयरफॉर 1 पैरामीटर फैमिली, 1 पैरामीटर फैमिली। जैसे ही 1 पैरामीटर फैमिली में कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगी, f x, y, z और a, और ये हो जाएगा, इसको साइन ऑफ ए दे दो, साइन ऑफ ए। तो आप ध्यान से देखो, इसमें केवल a ही है, b नहीं है, b पूरी तरीके से हट चुका है, इसमें क्या है, केवल a है, और इसको मैंने रख दिया इक्वल टू 0 के। ठीक है,
ये हमारे पास होगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको करना क्या है, 2 पॉइंट आपके पास मिल गए। पहला पॉइंट ये मिल गया कि आप हो सकता है कि बी को हटा दें, ए के फॉर्म में कर दें, पूरा पूरा इक्वेशन में एक ही पैरामीटर होगा ए, ठीक है। या फिर क्या करें, ए को हटा दें, बी के फॉर्म में कर दें, पूरे इक्वेशन में क्या होगा, बी पैरामीटर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? ठीक है। तो 1 पैरामीटर फैमिली आपको बना लेना है, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि इस पैरामीटर के, जो पैरामीटर आपने कन्वर्ट किया, इस पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है, इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना है। क्या कर लेना है? पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना है। तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे और इसको तो रख देंगे 0। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी आपकी और एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करना है और यहां से आपको ए की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकाल लेनी? ए की। यानी जो पैरामीटर आपने बनाया था 1 पैरामीटर, उस पैरामीटर की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। जैसे ये पॉइंट के पैरामीटर आपने निकाल लिया, वो पैरामीटर की वैल्यू आप उठा के इस फंक्शन में रख देना, ठीक है। ये रख देंगे तो ये जो सोल्यूशन देगा उसी को हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। तो अब ये जो वैल्यू निकालोगे इसमें उठा के रख दोगे तो ये जो वैल्यू दे देगा, ये जो सोल्यूशन दे देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बात करता हूं। डन। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ये है कि हम मान लेते हैं हमारे पास z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a solution of PD z is equal to px plus qy plus p square plus q square and given a square plus b square is equal to 1। ये तो आपको एक गिवन हो जाएगा, ये तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं लेकिन आपको अक्सर ज़्यादातर गिवन होता है, नहीं होगा तो आप एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो मुझे चेक करना है इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इस सोल्यूशन को उठाइए, पिक कर लीजिए, ठीक है। इसको हमने पिक कर लिया, ये इसका सोल्यूशन है। तो आपने अभी देखा ये इसको सेटिस्फाई तो पक्का ही करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पहला स्टेप तो आप छोड़ ही दिया करो। दूसरा स्टेप में क्या है कि इसको 1 पैरामीटर बनाना है। 1 पैरामीटर बनाने के लिए हम चलो b के वैल्यू जम कर लेते हैं यहाँ पे √1 माइनस ए स्क्वायर, b इक्वल टू √1 माइनस ए स्क्वायर उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ax प्लस b की वैल्यू √1 माइनस ए स्क्वायर वाई और a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ से सीधे सीख लो ना यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो सीधे हम यहाँ से 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि इसको एक फंक्शन एज्यूम का नाम दे दो। तो फंक्शन नाम देने के लिए एफ मान लेते हैं हम लोग, इसको हम सिंपली लिख देते हैं एफ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, क्या जाता है, ए एक्स प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस 1 माइनस जेड, ये रख दिया। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एक रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। ये फंक्शन बराबर 0 रख दो, इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे दो। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लूंगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ से मैं करूँगा तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस a अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, z का हमारा 0 हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या है 0 रख देना है। 0 रख देंगे हम अपन, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा ए वाई अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ तक पसंद में आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम क्या कर लें, यहाँ से अपन अगर √1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो इसको दर भेदेंगे, इसको दर भेदेंगे तो हो जाएगा ए वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो मुझे मिल जाएगा क्या, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस के हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस एक्स अपॉन √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
ये वैल्यू आ गई, इसको उठा के इसमें रखो, सोल्यूशन निकाला ना, तो ये उठा के रखेंगे तो जेड इक्वल टू ए किलो रखेंगे प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास है, कहाँ है, अंडर रूट, ये यहाँ अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए वाई अपॉन एक्स है, तो इधर ए वाई अपॉन एक्स रख देंगे, ए वाई अपॉन एक्स। तो ऐसा करो ना, एक वैल्यू भी मत रखो, इसमें रखो ए एक्स है तो ए एक्स रख लो, और प्लस इसकी वैल्यू ए वाई तो ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एक्स है तो अपॉन एक्स रख लो। ओके, ये बन गया। अब इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, और साथ में क्या प्लस वन है तो प्लस वन इधर भी देंगे, जेड माइनस वन हो जाएगा, तो जेड माइनस वन इज इक्वल टू अपने पास आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्यों होगा, ए होगा सिंपली, ए की वैल्यू अपने पास क्या है प्लस माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया एक्स आ गया, एक्स एक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से एक पावर आपकी कैंसिल, एक हाफ मतलब वन थी, हाफ कैंसिल होगी तो हाफ बचेगी। ठीक है, तो इधर अपने पास क्या हो जाएगा जेड माइनस वन इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे जनरल सोल्यूशन। तो ये एक जनरल सोल्यूशन है किसका, इसका। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन आया ना, इसको मैं इन्वलप भी बोल दूंगा इसका, इसको क्या बोल दूंगा मैं, इसका इन्वलप बोल दूंगा। ठीक है, तो मैं इसका एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ, और क्या नोट पॉइंट है उसको लिख लेना, इतना तो इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। नोट क्या है, नोट याद रखना, जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर PDE, non-linear PDE is the envelope of one parameter family। मतलब ये है कि ये जो आया, ये जो वन पैरामीटर फैमिली बनी थी, ये उसका क्या है इन्वेलप होगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में बात आनी चाहिए, है ना। तो इस नोट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मैं अब आगे चलता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में, और पर्टिकुलर सोल्यूशन को समझना है। जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, जो कि जनरल सोल्यूशन से आया हो, जो कि जनरल सोल्यूशन से आया हो, और साथ में उसको क्या करो, गिवन सोल्यूशन जो भी हमारे पास गिवन पीडी होगा उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और ये हम लोग अपनी तरफ से ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ आवर चॉइस। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एक जनरल सोल्यूशन है, अपनी चॉइस का मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको हम चॉइस कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स जो भी उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। सोल्यूशन का मतलब हुआ कि गिवन पीडी को सेटिस्फाई करो, अपनी चॉइस से निकल के आए, वो जनरल सोल्यूशन हमारा कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन इज क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ आवर चॉइस, आवर चॉइस। क्लियर हो गया। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ आवर चॉइस, डिपेंड अपॉन द आवर चॉइस। जनरल सोल्यूशन डिपेंड अपॉन, ऐसे भी बोल सकते हो, डिपेंड अपॉन आवर चॉइस, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आते हैं, अब क्योंकि ये सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि गिवन पीडी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो ये तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक ना, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में आते हैं, जिसको बोलते हैं सिंगुलर, क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन।
ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, इसको समझते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली है, लेट कर लेते हैं हमारे पास एक फैमिली, लेट एफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा ए कामा बी इक्वल टू 0, इक्वेशन फिर नाम दे दो बी आ पी डी ई, ठीक है। और लेट कर लो एक सॉल्यूशन, लेट कर लो इसका, लेट कर लिया हमने एक एफ एक्स कामा वाई कामा जेड कामा पी डी है ना यार, पी क्यों नाम दे दो इसको, ए और बी नाम दे दो, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका जाहिर से मतलब है कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ए और बी की जो वैल्यू होगी इसको उठा के रख देंगे, इस सॉल्यूशन में उठा के रख देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड फर्स्ट, ए और बी की चॉइस करने के लिए हमारे पास मेथड फर्स्ट है। मेथड फर्स्ट है कि हमें मान लो कोई सॉल्यूशन दिया गया, ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया गया, कोई पीडीए का हमारा सॉल्यूशन दिया गया, हम क्या करें, उस सॉल्यूशन को पार्शियल डेरिवेटिव करें ए के रिस्पेक्ट में, पहले इक्वल टू 0 रख दें, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव करें बी के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 रख दें, और इन दोनों को सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास ए एंड बी आएगा, ठीक है, उसको उठा के इस सॉल्यूशन में रख दें, तो जो सॉल्यूशन मिल जाएगा उसको बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। मेथड सेकंड का मतलब क्या है, मेथड सेकंड का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन गिवन ना हो, ना आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है, आपको सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो आप सॉल्यूशन सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, चलो हम सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप सॉल्यूशन सॉल्व करो। तो आपके पास एक पीडी दिया गया होगा, ठीक है, उस पीडी को हम क्या करेंगे, पी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, टू 0 रख देंगे, और क्यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम पी एंड क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू चॉइस कर लेंगे, और इसमें उठा के रख देंगे पी एंड क्यू वाले इक्वेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों मेथड में से किसी, जैसे मान लो सॉल्यूशन दिया गया तो आप ये लगा लीजिए, सॉल्यूशन नहीं दिया गया तो आप सॉल्यूशन निकालने मत बैठो, फिर आप सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर उसको निकालो, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही सीधे उसको डेरिवेटिव करके आप निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है। सपोज कर लीजिए अभी हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिया था, सपोज कर लो जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब मान लो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये इसका सोल्यूशन है तो मैं क्या करूं कि हो सकता है मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूं, आंसर दोनों में देखो क्या आता है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो डेल जेड अपॉन डेल ए निकाल लेता हूं, पहले पैरामीटर बना लो, तो एफ बना लेंगे, इससे क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड बन जाएगा, ठीक है। आप इसका क्या करो, एक इसमें डेरिवेटिव करो, क्या हो जाएगा, एक इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो x प्लस 2a आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू ए इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। सिंपल। आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे यहाँ से डेल f अपॉन डेल b निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, y प्लस 2b आ जाएगा, इक्वल टू 0 रखेंगे, आप इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से b इक्वल टू माइनस वाई बाई 2। ये बात समझ में आ गया आपको। अब ए और बी की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो जेड इक्वल टू बन जाता है आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आ गई। तो ये आपका जो सोल्यूशन आया इसको हम क्या बना देते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन बना देते हैं। अब मान लीजिए आपने कहा सर ये मान लो सोल्यूशन ना दिया जाता, अब आपके मन में विचार आया सर ये सोल्यूशन ना दिया जाता तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आपको सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से पहुँचो। कैसे पहुँचेंगे, ध्यान देना। अगर मैं अगर इसका पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूँ, मैं फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, मेरे पास ये माइनस जेड हो जाएगा। अब इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पी, क्या बन जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में तो एक्स प्लस 2p बन जाएगा इक्वल टू 0, डेल एफ पॉइंट डेल क्यू कर लेंगे इक्वल टू वाई प्लस 2q इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, q इक्वल टू माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये मिल गया।
अब पी और क्यू की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे तो आपको मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, जेड इक्वल टू बराबर 0 होता है ये, चलो ठीक, जेड इक्वल टू पी की वैल्यू रखेंगे ये और क्यू की वैल्यू रखेंगे तो आपको सेम ही मिल जाएगा, सेम मिलेगा, उसके बाद सेम ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं करना है। पहला काम क्या है कि आपको कोई पीडी दिया गया, ठीक है, कोई पीडी दिया गया है तो आप उसका क्या करेंगे, अगर सोल्यूशन उसका गिवन है तब तो आप एक रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें, पार्शियल डेरिवेटिव करें और वाई रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करें, दोनों के इक्वल टू 0 रखें, दोनों को सॉल्व करें और यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लें और उठा के अपने फिर से सोल्यूशन में रख देंगे। तो ए और बी की वैल्यू और पैरामीटर जो हमारे पास आई तो उनकी वैल्यू रख देंगे, तो जो भी सोल्यूशन मुझे फाइंड आउट हो जाएगा वो कहलाएगा, वो सिमिलर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सोल्यूशन नहीं दिया गया तो आपको सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो हमारे पास पीडी गिवन है आप उसी में पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे और उठा के सीधे वैल्यू उठा के रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये SSR में पूछा गया है, 2010 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, मुझे ये सब याद नहीं है, लेकिन हाँ SSR का PYQ है हमारे पास। विच आर द फॉलोइंग RCI मतलब कंप्लेंट ट्रिगर ऑफ द PD हमारे पास क्या है कि PQ x प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इनमें से कौन से हैं जो कि हमारे पास CI है। ठीक है, तो CI के लिए पहला चीज़ तो ये था कि इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये था कि रैंक 2 होना चाहिए। तो आप ये चेक कर सकते हैं इसको सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ZX निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको ZX बोलते हैं, सिंपली इसको ZX बोल दो, इसको हम नाम देते हैं P। चलो P निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1/a, यहाँ से बचेगा आपका माइनस का, ठीक है, ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पी आ गया। चलो क्यों निकाल लेते हैं, यहाँ से क्यों निकालते हैं, क्यों क्या आएगा हमारे पास, चलो उसको चेक कर लेते हैं। पहला स्टेज क्यों हमारे पास आएगा वाई के स्पेन डेरिवेटिव, तो ये 0 वाई के स्पेन करेंगे तो आ जाएगा ए अपॉन एक्स, राइट। अब पी और क्यों की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी की वैल्यू मिल जाएगी 1/a माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ये ए अपॉन एक्स। ठीक है, और इंटू में x है तो इंटू में x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, और y है तो y लिख लेंगे, और क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू यानी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो चेक करते हैं। x आपका कैंसिल हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इतना 1, तो क्या 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ चुका है, मतलब सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि हाँ पहले केस सॉल्व है। तो पहले हम सेटिस्फाई करके चेक करते हैं कि कौन डिस्कार्ड हो रहा है कौन नहीं। अगर सभी सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो फिर हमारा दूसरा होता है रैंक चेक करना। ठीक है, तो पहले हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, इसको इसके लिए P निकालेंगे, ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा CI है, हम बाद में बताते हैं कैसे CI चेक करते हैं। फिर इसको हम देखेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर वही काम करेंगे, P निकालेंगे, x डेरिवेटिव करेंगे। अगर इसको x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे सिंपली तो क्या आएगा, 1/b आ जाएगा, इसमें 1/b आएगा, बाकी सेम देगा। ठीक है, 1/b और सेम देगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास y में करेंगे तो सेम देगा, तो बस इतना हो जाएगा। यहाँ b आ जाएगा, यहाँ b आने की वजह से यहाँ पे b आ जाएगा, और यहाँ पे b आने की वजह से यहाँ पे a अपॉन b आ जाएगा, यहाँ पे a अपॉन b आ जाएगा। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा a अपॉन b जो कि सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो सेकेंड वाला तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वैसे भी डिस्कार्ड। अब थर्ड वाले में बात कर लेते हैं, थर्ड वाला में देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है कि हमारे पास जेड स्क्वायर ये है, तब इसको हम अगर फंक्शन मान के चलते हैं तो हम पहले P निकालते हैं, तो P क्या हो जाएगा 2z और ZX हो जाएगा इक्वल टू, इसको P नाम दे रहे हैं अपन, P नाम दिया, x रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये अपन क्या बन जाएगा 4 ऐसा करो रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पुराने मेथड से जैसे किया तो वैसे करो, उसमें जेड की वैल्यू लास्ट में रखना पड़ेगा, हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना, चेक करते हैं, देखिए क्या आता है। तो ये बना 2, ZX निकालो, ZX क्या बनेगा 2 रख दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट, तो 2 से 2 तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 खत्म, अंडर रूट क्या बनेगा AX प्लस वाई और प्लस b बन जाएगा।
अपॉन 2 अपॉन 4 सॉरी अपॉन 4, तो अपॉन 4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 4 पूरे में कॉमन ले लिया था। अगर 4 पूरे में कॉमन लेंगे तो आपका ये बनेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। जब इसका अगेन डेरिवेटिव होगा तो केवल क्या बचेगा? यहाँ पे हमारे पास केवल, क्योंकि ये कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स में कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास क्या बचेगा? केवल ए बचेगा, केवल ए बचा। समझ में आ गया? जेड एक्स आ गया, जिसको नाम देते हैं पी। चलो हम क्यों निकाल लेते हैं, क्यों में मतलब वाई के रिस्पेक्ट में करना है। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी सेम देगा, बस यहाँ 1 अपान आ जाएगा, तो 1 अपान अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई प्लस बी अपान 4। रखिए, देखिए पी और क्यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी और क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपान नीचे वाला सेम देगा, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी अपान 4, ओके, प्लस प्लस वाई इंटू क्यू स्क्वायर, तो वाई इंटू क्यू स्क्वायर मतलब ए एक्स प्लस वाई प्लस बी अपान 4, ओके। फिर हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर ऐड करेंगे। क्या सेम आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, 1 सेटिस्फाइड नहीं होगा। 1 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नहीं है। CI के लिए पहला केस तो ये है कि ये दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो दोनों सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं होगा। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में आते हैं, चलो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया और सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ, काम खत्म। अब फोर्थ देखते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा होगा कहानी पूरी सेम। अब इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जेड माइनस बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। चलो डेरिवेटिव करो इसका, तो पी इक्वल टू कितना आएगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ए अपान अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई आ जाएगा। क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसको उठा के रखेंगे तो पी और क्यू का मल्टीप्लाई यानी कि बनेगा ए और इंटू एक्स है, तो ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट है, सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ओके। और प्लस वाई इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर करके वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऊपर आएगा ए एक्स प्लस वाई, नीचे भी आएगा ए एक्स प्लस वाई, और इसको कैंसिल करेंगे 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो यही दोनों के चांस है, ठीक है। अगर चांस है भाई, हम कह नहीं सकते सेटिस्फाइड से हम ये नहीं कह सकते हैं ये दोनों ही होंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रैंक चेक करनी पड़ेगी इनकी। रैंक चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन? इनके लिए एम मैट्रिक्स निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। इसमें करेंगे एक रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। इसको करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, सॉरी इसको करेंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में ये तो खत्म ही हो गया था, 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसको जो एक्स रिस्पेक्ट हुआ है, मतलब कि क्या था हमारे पास? एक रिस्पेक्ट हुआ है, अब इसको एक्स रिस्पेक्ट करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स रिस्पेक्ट करेंगे तो प्लस वाई, ठीक है। और इसको अगर हम वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, बाकी सब 0। इसको क्या करेंगे? अगर हम एक्स रिस्पेक्ट करेंगे 0, इसको वाई रिस्पेक्ट करेंगे 0, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है नहीं? इंडिपेंडेंट है, और दोनों ही कॉलम क्या है? नॉन जीरो है। इसका मतलब इसकी रैंक क्या होगी? इसकी रैंक हमारे पास होगी, रैंक ऑफ एम इक्वल टू कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। अगर रैंक ऑफ एम 2 होगी तो मतलब ये हो गया सिंपल। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या था? ये हमारे पास पहले इसमें CI चेक करना था। CI चेक करने के लिए हमारे पास पहली केस होती है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन दिए होते हैं, इसको क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेटिस्फाइड कर ले तो सेकंड पॉइंट होता है रैंक जो होनी चाहिए मैट्रिक्स की वो कितनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूँगा ये CI है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो या फिर मज़ा आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपेरेबिलिटी, तो कंफर्टेबल जिसको बोलते हैं, कंफर्टेबल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और कंफर्टेबिलिटी के बारे में चेक करेंगे, कैसे चेक करते हैं और कैसे नहीं, ठीक है। उसके सभी केसेस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।